नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ज़ूटोपिया की। ये एक एनिमेटेड फिल्म है। हाँ, पर इसकी कहानी में ना काफी कुछ है। एक ऐसा शहर जहां शिकारी और शिकार मतलब जो माने जाते हैं वो साथ रहते हैं, यो शायद रहने की कोशिश करते हैं। कोशिश ही कह सकते हैं क्योंकि सद्भाव ऊपर ऊपर से दिखता है। हाँ, तो हमारे पास जो जानकारी है वो कहानी के अहम मोड़, किरदारों के बीच पनपते रिश्ते, इन सब पर रोशनी डालती है। आज हम सिर्फ कहानी नहीं दोहराएंगे बल्कि कोशिश करेंगे कि इसके पीछे जो है जैसे पूर्वाग्रह, दोस्ती, सामाजिक दबाव, उसे थोड़ा समझें। बिल्कुल। और कहानी के केंद्र में है जूडी हॉप्स, एक खरगोश। उसका सपना बहुत बड़ा है, ज़ूटोपिया पुलिस डिपार्टमेंट मतलब ZPD की पहली खरगोश ऑफिसर बनना। पर जैसा होता है, सपने और असलियत में फासला होता है, चुनौतियां बहुत हैं। तो चलिए ज़ूटोपिया के इस ताने बाने को थोड़ा और करीब से देखते हैं। कहानी की शुरुआत में ही जूडी का जोश देखिए। बनीबरो जैसे छोटे से गांव की है वो, और पुलिस एकेडमी में टॉप करती है। ये अपने आप में कमाल है ना? हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि उसमें काबिलियत तो है, पर शायद दुनिया उसके लिए तैयार नहीं। ज़ूटोपिया पहुंचते ही उसे पहला झटका लगता है। ZPD चीफ बोगो, वो जो भैंसे हैं, हाँ, काफी रौबदार। वो उसे सीधे पार्किंग ड्यूटी पर लगा देते हैं। ये पहली बार है जब जूडी को सीधे सीधे ऐसी सोच का सामना करना पड़ता है कि एक छोटी खरगोश क्या पुलिस का काम करेगी। और ये सिर्फ बोगो की सोच नहीं, शायद पूरे सिस्टम में ये बात बैठी हुई है। सही कहा। और इसी पार्किंग ड्यूटी पर उसकी मुलाकात होती है निक वाइल्ड से, एक लोमड़ी। उनका पहला मिलना ही बड़ा दिलचस्प है। निक की वो पॉप्सिकल वाली स्कीम, हाँ, वो जंबो पॉप्सिकल वाली, वो सिर्फ चालाकी नहीं लगती है, बल्कि क्या ये ऐसा दिखाता है कि ज़ूटोपिया में शिकारियों के लिए मौके कम है। मतलब उसे सिस्टम के अंदर जगह नहीं मिल रही तो वो बाहर अपना रास्ता बना रहा है। ये बहुत अहम पॉइंट है। निक का किरदार शुरू से ही थोड़ा पेचीदा है। वो चालाक है, हाँ, थोड़ा कानून तोड़ता भी है, पर उसके ऐसे होने के पीछे शायद समाज का रवैया भी है। और जूडी जो एकदम आदर्शवादी है, नियमों पर चलने वाली, उसे ये सब देखकर बहुत चिढ़ होती है। हाँ, फौरन खटकता है। यहीं से उनके जो बिल्कुल अलग किरदार है, उनका टकराव शुरू होता है। और फिर आता है वो लापता जानवरों वाला मामला। जूडी पार्किंग टिकट काटते काटते तंग आ चुकी है। वो ड्यूक वीजल्टन, एक नेवला चोर, उसका पीछा करती है और पकड़ भी लेती है। लेकिन छोटे जानवरों के इलाके लिटिल रोडेंटिया में हंगामा मच जाता है। चीफ बोगो तो बस उसे निकालने ही वाले थे, लगभग निकाल ही दिया था। लेकिन तभी मिसेस ऑटरटन आती हैं अपने पति के लापता होने की रिपोर्ट लिखाने, और कहानी यहाँ घूम जाती है। जूडी को एक मौका दिखता है खुद को साबित करने का। वो फौरन कहती है कि मैं ये केस लूंगी। और मजे की बात यह है कि असिस्टेंट मेयर बेलवेदर, वो भेड़ जो हमेशा मेयर लायनहार्ट की छाया में रहती है, दारी करती है। इससे बोगो को मजबूरन केस देना पड़ता है, पर सिर्फ 48 घंटे के लिए। यहाँ भी दिखता है कि कैसे राजनीति, मौके का खेल, सब चल रहा है साथ में। हाँ, और यही जूडी को लगता है कि शहर को समझने के लिए, इस केस को सुलझाने के लिए उसे किसी अंदर वाले की मदद चाहिए। हाँ, उसे निक वाइल्ड याद आता है। वही चालाक लोमड़ी। वो उसे ढूंढती है और अपने गाजर वाले रिकॉर्डर पेन से उसकी वो टैक्स चोरी वाली बात, पॉप्सिकल वाली, रिकॉर्ड कर लेती है और फिर उसे ब्लैकमेल करती है कि मदद करो। ये थोड़ा अजीब नहीं है? मतलब इंसाफ के लिए निकली है और खुद। हाँ, ये नैतिकता का वो ग्रे एरिया है ना? कहानी शायद यही दिखा रही है कि आदर्श और असल दुनिया की मजबूरियां, उनमें टकराव होता है। उनकी ये मजबूरी की साझेदारी यहीं से शुरू होती है। और फिर आता है वो DMV वाला सीन। ओह, डिपार्टमेंट ऑफ मैमल व्हीकल्स। वो स्लॉथ्स। वो सिर्फ स्लॉथ्स की धीमी रफ्तार पर मजाक नहीं है, वो सरकारी कामकाज, ब्यूरोक्रेसी पर एक जबरदस्त कटाक्ष है। निक, जो सिस्टम के बाहर काम करने का आदी है, वो वहां भी काम निकाल लेता है। हाँ, अपनी चालाकी से, जबकि जूडी वो बेचैन हो जाती है। बिल्कुल। खैर, वो लाइसेंस प्लेट का पता लगा लेते हैं और पहुंचते मिस्टर बिग के पास। यहाँ एक और धारणा टूटती है। शहर का सबसे खतरनाक क्राइम बॉस, एक नन्हा सा आर्कटिक श्रू। हाँ, वो डॉन कोर्लियोन जैसा। मिस्टर बिग बताता है कि एमिट ऑटरटन जो लापता है, वो उसका फूल वाला था, और लीमो में बैठने के बाद ही वो अचानक सैवेज हो गया था। उसने ड्राइवर मॉन्चास, जो एक जैगुआर है, उस पर हमला कर दिया था। ये सैवेज शब्द पहली बार एक पहेली की तरह सामने आता है। और किस्मत देखिए, मिस्टर बिग की बेटी की जान जूडी ने पहले बचाई थी, वीजल्टन वाले हंगामे में। इस वजह से वो उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है। ये दिखाता है कि शहर में कौन किससे कैसे जुड़ा है, पता ही नहीं चलता। सही। फिर वे मानचास से मिलते हैं।
वो बताता है कि एमिट सैवेज होले से ठीक पहले नाइट हाउलर्स के बारे में चिल्ला रहा था और तभी मानचास खुद भी सैवेज हो जाता है। वो सीन वाकई में डरावना है। वो उनका पीछा करता है। वे किसी तरह बच निकलते हैं, लेकिन जब तक पुलिस पहुंचती है मानचास गायब हो चुका होता है। चीफ बोगो फिर जूडी को डांटते हैं, केस फेल मानते हैं, पर इस बार निक उसका साथ देता है। वो जूडी का बचाव करता है। ये उनके रिश्ते में एक बड़ा मोड़ है। निक का भरोसा जूडी पर बढ़ने लगा है। वो उसे सिर्फ एक भोली खरगोश नहीं समझ रहा अब। बिल्कुल। अब उन्हें नाइट हाउलर्स का पता लगाना है। वे बेलवेदर की मदद लेते हैं। ट्रैफिक कैमरों से पता चलता है कि मानचास को भेड़िए उठाकर ले गए थे। तो जूडी को लगता है कि यही भेड़िए नाइट हाउलर्स हैं। हाँ, वो यही अंदाजा लगाती है। उनका पीछा करते करते वे पहुंचते हैं एक पुराने छिपे हुए अस्पताल, और वहां का नजारा तो चौंकाने वाला है। सभी 14 लापता शिकारी जानवर वहां कैद हैं, और सब सैवेज हालत में। और फिर खुलासा होता है कि ये सब मेयर लायन हार्ट ने किया है। उसका तर्क है कि वो शहर को दहशत से बचाना चाहता था। इन जानवरों के बर्ताव का कारण पता लगाना चाहता था, इसलिए उन्हें छुपा दिया। यहां फिर वही सवाल उठता है, क्या सही मकसद के लिए गलत तरीका अपनाना ठीक है? हाँ, उसका इरादा शायद नेक था, पर तरीका तो गलत था। उसने समस्या को दबा दिया, सुलझाने की कोशिश नहीं की। लायन हार्ट गिरफ्तार हो जाता है और बेलवेदर, जो अब तक साइड में थी, वो नई मेयर बन जाती है। इस बीच जूडी और निक तो हीरो बन गए। हाँ, मीडिया में छा गए। लेकिन असली मुश्किल अब आती है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। जूडी शायद बिना सोचे समझे या नर्वसनेस में हाँ, वो कह लेती है कि शिकारियों का ये हिंसक बर्ताव शायद उनकी बायोलॉजी से जुड़ा है, उनके प्राकृतिक स्वभाव से। और वो लोमड़ियों का जिक्र कुछ इस तरह करती है कि निक को बहुत गहरा सदमा लगता है। ये वो पल है जहां कहानी पूर्वाग्रह, मतलब स्टीरियोटाइपिंग, को बहुत सीधे तौर पर दिखाती है। हाँ, ये अनजाने में किया गया पक्षपात या अनकॉन्शियस बायस का सटीक उदाहरण है। जूडी का इरादा शायद निक को चोट पहुंचाना नहीं था, लेकिन उसकी बात निक के उन सारे पुराने जख्मों को कुरेद देती है जो उसे सिर्फ एक लोमड़ी होने की वजह से मिले थे। उसे लगता है कि इतनी अच्छी दोस्ती होने के बाद भी जूडी आखिर में उसे वैसे ही देखती है जैसे बाकी सब देखते आए हैं, एक शिकारी जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। निक का गुस्सा और उसका जूडी की पार्टनरशिप ठुकरा देना बिल्कुल समझ आता है, और इस एक बयान से पूरे शहर में डर और बंटवारा और बढ़ जाता है। हाँ, शिकार जानवर शिकारियों से डरने लगते हैं, माहौल खराब हो जाता है, और जूडी अपनी गलती के बोझ तले वो इस्तीफा दे देती है, जीपीडी छोड़ देती है। ये कहानी का सबसे उदास मोड़ लगता है। बहुत ज्यादा ऐसा लगता है सब खत्म हो गया। हाँ, ये दिखाता है कि शब्द कितने ताकतवर हो सकते हैं और भरोसा कितना नाजुक। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। घर वापस जाकर बनी भरों में जूडी को एक बहुत जरूरी सुराग मिलता है। उसे अपने पेरेंट्स से पता चलता है कि वो नाइट हाउलर्स, वो भेड़िए नहीं बल्कि जहरीले फूल हैं। वही फूल जो ड्यूक वीजल्टन ने चुराए थे। अरे हाँ, मिडनिकम्पम मैकरैंथम। हाँ, वही। ये फूल जानवरों को हिंसक, मतलब सैवेज बना सकते हैं। ये पता चलते ही वो फौरन ज़ूटोपिया वापस जाती है। अब उसे निक को ढूंढना है और उससे माफी मांगनी है। ये उनके रिश्ते की एक और परीक्षा है। क्या निक उसे माफ करेगा? और निक उसे माफ कर देता है। ये उनकी दोस्ती की गहराई दिखाता है। शायद वो समझता है कि जूडी ने जानबूझकर ऐसा नहीं कहा था। वे फिर से एक टीम बन जाते हैं, मिलकर विजल्टन को पकड़ते हैं। और मिस्टर बिग की थोड़ी मदद से। हाँ, थोड़ी ठंडी मदद से। विजल्टन बताता है कि उसे डग नाम के एक भेड़ ने ये फूल चुराने के लिए काम पर रखा था। डग? अब वे असली साजिश करने वाले के करीब पहुंच रहे हैं। वो डग की लैब ढूंढ निकालते हैं एक बंद पड़े सबवे स्टेशन में, एक सीक्रेट लैब। और वहां वो देखते हैं कि डग नाइट हाउलर फूलों से एक नीला सीरम बना रहा है और उसे एक डार्ट गन से शिकारियों पर निशाना लगा रहा है। मतलब ये जानवर खुद सैवेज नहीं हो रहे थे, उन्हें बनाया जा रहा था जानबूझकर। ये पूरी सोची समझी साजिश थी, समाज में डर और नफरत फैलाने की। वे सबूत के तौर पर वो सीरम वाली गन चुराकर भागते हैं, लेकिन नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में मेयर बेलवेदर उन्हें घेर लेती है और यहीं पर असली विलन का चेहरा सामने आता है। बेलवेदर खुद कबूल करती है कि ये सब उसी का प्लान था। वो छोटी सी प्यारी सी दिखने वाली भेड़, उसका मकसद था शिकारियों को बदनाम करना, उन्हें खतरनाक दिखाना ताकि शहर में डर फैले।
और फिर शिकाराबादी जो ज्यादा संख्या में है वो एकजुट होकर सत्ता पर कब्जा कर लें और शिकारियों को हमेशा के लिए दबा दे। ये कितना खतरनाक खेल था, डर का इस्तेमाल करके सत्ता पाना। ये दिखाता है कि कैसे पूर्वग्रह और सत्ता की भूख मिलकर कितना भयानक रूप ले सकते हैं। बेलवेदर जो खुद को हमेशा नजरअंदाज महसूस करती थी, उसने अपनी कड़वाहट का बदला पूरे शहर से लिया। वो निक पर सीरम फायर करती है ताकि वो सैवेज होके जूडी पर हमला करे। लेकिन निक और जूडी ने पहली चालाकी से काम लिया था। उन्होंने सीरम वाले पैलेट को ब्लूबेरी से बदल दिया था। क्या कमाल का टीम वर्क। हाँ, उनका एक दूसरे पर भरोसा काम आया। बेलवेदर अपनी जीत के नशे में ये सोचकर कि निक सैवेज हो गया है, अपना पूरा प्लान उगल देती है और जूडी अपने गाजर पेन रिकॉर्डर पर सब रिकॉर्ड कर लेती है। और बस बेलवेदर रंगे हाथों पकड़ी जाती है, गिरफ्तार हो जाती है। इसके बाद धीरे धीरे शहर ठीक होने लगता है। उस सीरम का एंटीडोट बनाया जाता है। जो जानवर सैवेज हो गए थे वो ठीक हो जाते हैं। डर का माहौल कम होता है। लोगों को सच्चाई पता चलती है। और जूडी वो ZPD में वापस आती है, लेकिन शायद अब वो पहले वाली जूडी नहीं है। वो दुनिया को अंदर से बदलने के लिए ज्यादा तैयार है। और सबसे अच्छी बात, निक वाइल्ड वो पुलिस एकेडमी ज्वाइन करता है और जूटोपिया का पहला लोमड़ी पुलिस ऑफिसर बनता है, जूडी का ऑफिशियल पार्टनर। ये अंत बहुत ही संतोषजनक है, उम्मीद देता है। हाँ, ये दिखाता है कि बदलाव मुमकिन है, व्यक्तिगत तौर पर भी और समाज में भी। निक का बदलना, जूडी का अपनी गलतियों से सीखना और उनका पार्टनर बनना, ये जूटोपिया के एक बेहतर भविष्य की तरफ इशारा करता है। तो जूटोपिया की इस कहानी से हमने क्या सीखा? ये सिर्फ जानवरों की दुनिया की कहानी नहीं है ना? ये कहीं ना कहीं हमारे अपने समाज का आईना है। कैसे पूर्वाग्रह यानी पहले से बनी हुई धारणाएं कितनी गहरी हो सकती हैं, कैसे डर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और कैसे अलग-अलग तरह के लोग साथ आके बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल, जो मुख्य बातें निकल कर आती हैं कि सामाजिक सद्भाव कितना नाजुक हो सकता है, गलत फहमियां कितनी आसानी से फैल सकती हैं और कितना नुकसान कर सकती हैं, और मतभेदों के बावजूद साझेदारी और दोस्ती की ताकत कितनी अहम है। बेलवेदर का किरदार हमें याद दिलाता है कि सत्ता के लिए डर और बंटवारा पैदा करना कितना आसान है और हमें इसके खिलाफ सावधान रहना होगा। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर ज़ूटोपिया जैसा शहर जो बना ही एकता